हाय हेलो एवरीवन। सो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। रिजल्ट हमने थोड़े टाइम पहले कवर किया था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट थे इनके थर्ड क्वार्टर के अंदर भी। लोन बुक की ग्रोथ ऑलमोस्ट 40% थी, जो उनका गाइडेंस है 35%, उसको अगेन इन्होंने बीट किया था। मार्जिन थोड़े से कम हुए थे बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ी है कंपनी की, बट नेट प्रॉफिट अगेन 35-40% से ग्रो हुआ था इनका थर्ड क्वार्टर के अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरओई का नंबर, जिसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग बना कुछ टाइम पहले। सो 5 स्टार का जो आरओई अगर आप देखोगे तो यूजुअली 13-14-15% के रेंज में रहता था। बट इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि हम अपना आरओई जो है वो 20% तक इंप्रूव करना चाहते हैं अगले कुछ टाइम के अंदर। एंड वहां से अगर आप ट्रैक करोगे तो इसका आरओई कंसिस्टेंटली 15% से इंप्रूव होकर 16%, 17%, एंड अभी इस क्वार्टर में 18% तक इंप्रूव हुआ है। तो ये चीज मार्केट को, इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज जब भी किसी बिजनेस का आरओई एक्सपैंड होता है या आरओई इंप्रूव होता है तो मार्केट का, इन्वेस्टर्स का उन स्टॉक के ऊपर, उस बिजनेस के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। बिकॉज आरओई अच्छा होने का मतलब है कि वो बिजनेस एफिशिएंट बन रहा है। किसी भी बिजनेस का आप देखोगे कि आरओई जो है वो 5, 7, 8, 9, 10% के आसपास है, तो ये क्या शो कर रहा है आपको कि वो बिजनेस मीडियोकर है, एक एवरेज बिजनेस है। वो अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पे या अपने कैपिटल के ऊपर एक अच्छा रिटर्न जनरेट ही नहीं कर पा रहा है। हमारे पास एज ए इन्वेस्टर मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम चाहे तो एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे हमें पता है कि फिक्स गारंटेड 8-9% रिटर्न आ जाएगा। तो उस केस में उस बिजनेस को आप देखोगे कभी भी अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिलेगा मार्केट से, जिसका आरओई वही 8-9-10% के आसपास है, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। वही स्टॉक है जिनका पीई आप देखोगे कि 10 पे पीई पे है या 20 के पीई पे है, एंड वहां पे आप वो री रेटिंग भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वो बिजनेस बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी 5 स्टार के साथ, जहां पे उन्होंने आरओई इंप्रूवमेंट का गाइडेंस दिया। एंड कंसिस्टेंटली वहां से हम ट्रैक कर रहे हैं कि इनका आरओई लगातार हर क्वार्टर में इंप्रूव हुआ है, एंड इस क्वार्टर में भी 18% के आसपास है। कॉन कॉल में अभी ऑब्वियसली हमें काफी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आउटलुक, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस बिजनेस से अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। सबसे पहले तो अगेन वही चीज जो हमने एक्विटास में, सीए ग्रामीण में या ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो चीज डिस्कस करी है कि तमिलनाडु में जो फ्लड आया है उससे उन बिजनेसेस को काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। सेम चीज 5 स्टार भी कह रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन दो स्टेट्स के अंदर फ्लड आया था सेकंड क्वार्टर के अंदर। उसकी वजह से थोड़े बहुत इनके एनपीए के इशू हुए हैं। 5 स्टार का बेसिकली अगर आप बिजनेस देखोगे तो 94% जो बिजनेस है इनका वो ऑलमोस्ट सिर्फ सदर्न रीजन से आता है, साउथ के स्टेट से आता है, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया जो है वहां से सिर्फ 5-6% के आसपास इनका बिजनेस आता है। तो साउथ में काफी हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है इनका पोर्टफोलियो, इनका बिजनेस। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन दो स्टेट के अंदर फ्लड आया, जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू हुआ इनको। लेकिन इसके बाद क्या कह रहा है मैनेजमेंट कि इसके बावजूद हमारे बिजनेस मोमेंटम में या हमारे कलेक्शन एफिशिएंसी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। थोड़ा बहुत चैलेंज था उन कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, बट ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम में या कलेक्शन एफिशिएंसी में कोई मेजर प्रॉब्लम जो है वो नहीं आई है हमें। यहाँ पे अगर हम ईसेफ का वो वापस से देखें कि ईसेफ ने क्या कहा था, उनकी मैनेजमेंट ने क्या कहा था कि तमिलनाडु में काफी सीरियस इशू है, या एक्विटास ने अपने रिजल्ट में क्या कहा था कि तमिलनाडु में उनको भी काफी सीरियस प्रॉब्लम हुई है। वहां पे समझ आता है कि उनका एलोकेशन ज्यादा है या फिर उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है उन स्टेट के अंदर, एंड उन बिजनेसेस में पेन ज्यादा है। विजा विज 5 स्टार का हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि हाँ, थोड़ा बहुत इंपैक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे इनके बिजनेस मोमेंटम में या कलेक्शन एफिशिएंसी में कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मतलब हम इस बिजनेस से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आज के सिनेरियो को देखते हुए कि इनका एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ेगा, या इस क्वार्टर में वैसे भी बढ़ा नहीं है इतना बहुत ज्यादा, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी ये नहीं रख सकते कि इनका एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज मैनेजमेंट क्लियरली कह रहा है कि कुछ माइनर से चैलेंजेस हैं, बहुत सीरियस जैसा चैलेंज उन स्टेट के अंदर नहीं है। यहाँ पे एक और लर्निंग मिलती है हमें एज ए इन्वेस्टर कि कभी भी आपको मार्केट में कोई भी चीज जर्नलाइज नहीं करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट के अंदर या किसी एक सेक्टर में अगर कोई एक प्रॉब्लम आया तो उसको हम बिल्कुल जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर एक बिजनेस के ऊपर ये सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ में, एंड मार्केट का सेंटिमेंट भी देखोगे आप, ऐसा ही चलेगा। अगर आरबीआई ने कोई गाइडलाइन इशू कर दी तो उसका सिंपल सा मतलब निकाला जाता है कि हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी पे बिल्कुल सेम इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंडिविजुअल स्पेसिफिक बिजनेसेस को देखना है कि उस बिजनेस की मैनेजमेंट क्या कह रही है, उनको वो क्या उसका वो क्या इशू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कितना इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के ऊपर।
एंड वहां पे मार्केट में तो इन जनरल आप देखोगे कि मार्केट सब चीजों के ऊपर सेम रिएक्शन देता है। फॉर एग्जांपल आईएफएल के ऊपर आरबीआई ने बैन लगाया गोल्ड लोन के ऊपर, बट उसके साथ में वो एनबीएफसी भी गिरे या फिर वो बैंक्स भी गिरे जो कि गोल्ड लोन देते ही नहीं थे, या फिर गोल्ड लोन बहुत ही कम पोर्टफोलियो था उनका। सो मार्केट तो शॉर्ट टर्म में सारी चीजों के ऊपर सेम रिएक्शन देता है, सारे सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर। लेकिन हमारे हमारे पास एज ए इन्वेस्टर वहां पे ऑप्शन है कि ऑब्वियसली हम स्पेसिफिक बिजनेसेस को स्टडी करें एंड वहां पे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करें। बिकॉज जस्ट फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करें अगर कि 5 स्टार का स्टॉक आप देखोगे तो 850 के लेवल से आज 600 तक गया था, ये 750 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। बट बिजनेस का रिजल्ट हमें पता है बहुत अच्छा है, आउटलुक काफी अच्छा है, एंड ये जो फ्लड वाला इशू है ये भी हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि 5 स्टार के साथ ज्यादा नहीं है। तो अगर ऐसे में एक इन्वेस्टर इस बिजनेस को काफी अच्छे से स्टडी करे एंड उन्हें पता है कि पूरे सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ा है लेकिन 5 स्टार पे इतना मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ा है, बट मार्केट ने स्टॉक को करेक्ट किया है, मार्केट ने स्टॉक को पनिश किया है, एंड यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 850 का स्टॉक अब 750 में मिल रहा है। अगेन नो बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट हम एक थीसिस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम स्पेसिफिक बिजनेस पे फोकस करें तो वहां पे हम ऐसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये चीज है 5 स्टार के साथ, बहुत मेजर इंपैक्ट इनका पड़ा नहीं है फ्लड के बाद। एंड यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि 120 ब्रांचेस ओपन करने का इनका टारगेट था इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें से 111 ब्रांचेस इन्होंने ऑलरेडी ओपन कर दिए। मतलब जो 9 मंथ्स हुए हैं अभी इस फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 111 ब्रांचेस इन्होंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है। तो जो ये लास्ट क्वार्टर चल रहा है जनवरी से मार्च वाला, ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर ये बाकी के 9-10 ब्रांचेस भी ओपन कर लेंगे। देन इसके बाद डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट मतलब क्या कि फ्रेश लोन कितने दिए इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर। सो डिसबर्समेंट जो है वो इनकी 33% से ग्रो हुई है, इसके बावजूद जबकि 2 स्टेट के अंदर इनका फ्लड वाला इशू था। तो अगेन वो चीज़ यहाँ से वेरीफाई होती है कि इनके बिजनेस के ऊपर कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। इन्होंने टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा अपग्रेड किया है। सो पहले ये फिन1 सॉफ्टवेयर यूज करते थे, अब इन्होंने अपग्रेड करके सेल्स फोर्स सॉफ्टवेयर की तरफ स्विच किया है। तो उसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट जो थी वो कुछ क्वार्टर में इनके पीएनएल पे हिट कर रही थी। सो ऑब्वियसली क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है तो वो एक्सपेंस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा आगे चल के। देन कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी मेंटेन्ड है, 99% की कलेक्शन एफिशिएंसी है। कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होती है बेसिकली कि सपोज एक क्वार्टर के अंदर 100 लोन हैं जो आपके ड्यू हैं, उस 100 लोन में से आपने कितना लोन जो है वो रिकवर किया। तो यूजुअली आप देखते हो किसी भी बैंक किसी भी एनबीएफसी का अगर ये नंबर 97 98 के आसपास रहता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। बट 5 स्टार का कितना है ये 99%, 99.1% कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी इस क्वार्टर में। हाँ, उससे पहले के क्वार्टर में देखोगे तो आप वो 100% कलेक्शन एफिशिएंसी था। सो इसका मतलब क्या हुआ है कि वो जो फ्लड हुआ है, फ्लड का जो इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से इनका 1% इम्पैक्ट पड़ा है इनके ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी के ऊपर, बट कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। 100% से 99% का आया। एंड अगेन यहाँ पे भी ये चीज वेरीफाई होती है कि बहुत मेजर इम्पैक्ट अभी तो एटलीस्ट हमें नहीं दिख रहा है कि इनके एनपीए बढ़ जाएंगे। देन इसके बाद ग्रॉस एनपीए जो है इनका वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ है, बट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा है। 1.35% था इनका लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 1.40% है। तो जीएनपीए इनका थोड़ा सा बढ़ा है एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि ये इसी रेंज में रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा एंड ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। सो इसी रेंज के आसपास इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर रहेगा। देन कॉस्ट ऑफ फंड इनका इंक्रीज हुआ है, जो हमने इनके मार्जिन के डिस्कशन में भी किया था कि इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। 9.71% का इनका कॉस्ट ऑफ फंड है आज के टाइम पे, और ये इससे पहले जो था वो 9.64% था। तो उसका मतलब अगर आप देखोगे तो 0.07% से, मतलब 7 बेसिस पॉइंट से इनका बेसिकली कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। क्यों हुआ है ये? अगेन इसका रीजन वही है जो आरबीआई का सर्कुलर आया था कुछ टाइम पहले बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए। 2 मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी उसमें पहला तो ये था कि जो भी बैंक जो भी एनबीएफसी अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन दे रहे हैं उनको अपना रिस्क वेट कैपिटल 25% से इंक्रीज करना है। दूसरा उसमें क्या था कि जो भी बैंक्स एनबीएफसी को लोन दे रहे हैं उन बैंकों को अपना जो रिस्क वेट कैपिटल है वो 25% से इंक्रीज करना है। यानी कि बैंक के लिए इन पर्टिकुलर कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज कर दी आरबीआई ने। तो ऑब्वियसली अगर बैंक आगे एनबीएफसी को लोन दे रहा है एंड उसकी खुद की कॉस्ट बढ़ गई है बिकॉज ऑफ आरबीआई रेगुलेशन, तो वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा चार्ज करेगा एनबीएफसी से। सो 5 स्टार यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा जरूर है लेकिन ये सिर्फ 7 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बैंक
का हमारे बिजनेस मॉडल के ऊपर ट्रस्ट कितना ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हमारे हमारे ऊपर, थोड़ा सा माइनर सा इंक्रीज हमने देखा है अपने कॉस्ट ऑफ फंड के ऊपर। देन इंक्रीमेंटली ऑब्वियसली इनका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ा है इस क्वार्टर के अंदर। स्प्रेड स्प्रेड बेसिकली होता है कि आपने कितने रेट पे मार्केट से पैसा उठाया एंड आगे आप उसको किस रेट पे लैंड कर रहे हो, तो वो स्प्रेड जो है वो भी इनका लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ है, बिकॉज इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़े से इंक्रीज किए थे अपने कस्टमर्स को। मार्जिन इनका कम हुआ है, 16.8% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 5 स्टार का, ये एक टाइम पे 18% था। सो मार्जिन क्यों कम हो रहा है इनका, बिकॉज इनके पास जो लिक्विडिटी है, जो कैपिटल है इनके इनके बैलेंस शीट में वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। वो बेसिकली इन्होंने एक्सेस कैपिटल रखा हुआ है, क्यों रखा है वो उसका भी आगे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। सो उसकी वजह से इनका निम या मार्जिन जो है वो कम हुआ है। एक इम्पैक्ट ये भी है कि कॉस्ट ऑफ फंड भी इंक्रीज हुए हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मार्जिन इनका कम हुआ है। देन कॉस्ट टू इनकम, मतलब ओवरऑल इनका कहना है कि जो कॉस्ट है हमारी वो रेंज बाउंड रहेगी, इसी इसी लेवल्स के आसपास रहेगी। आरओए 5 स्टार का जो आरओए है वो 8.25% है। सो जितनी भी एनबीएफसीज हैं, आई थिंक एक अरमान है जिसका आरओए आपको 7% के अबव मिलेगा। अदरवाइज किसी भी एनबीएफसी का आरओए जो है वो 8% के आसपास भी नहीं है, बट 5 स्टार का आरओए जो है वो कुछ टाइम पहले तक तो 8.5% था, अभी ये 8.25% है। सो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लेवल का आरओए इन्होंने मेंटेन करके रखा है। अगेन ये भी एक एफिशिएंसी शो करता है इस बिजनेस की, जिस तरीके का ये मॉडल ओवरऑल रन कर रहे हैं। देन आरओई, अगेन इनका आरओई जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3% से इंप्रूव हुआ है, 300 बेसिस पॉइंट, मतलब 3% की इंप्रूवमेंट आई है इनके आरओई में। एंड इनका कहना है आगे चल के ऐसा नहीं है कि ये हर थोड़े टाइम के बाद 3% इंप्रूव होगा, बट ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट होती रहेगी। मतलब इतने फास्ट रेट पे इंप्रूव नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अभी 18% का आरओई ऑलरेडी हो गया है, तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट उसमें कंटिन्यू रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में भी, मतलब कि एफिशिएंसी जो है कंपनी की वो बनी रहेगी। देन इसके बाद प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है 5 स्टार का वो ऑलमोस्ट 54% के आसपास है। सो एनबीएफसीज को बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई प्रोविजनिंग करने की कोई ऐसी खास गाइडलाइन नहीं है आरबीआई की, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखते हो कि कोई एनबीएफसी है जिसने प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा करके रखी है 50% या 55%, तो ये आपको उसका कंजर्वेटिवनेस शो कर रहा है कि बिजनेस जो है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा वो, एंड एक एक काइंड ऑफ रिस्क वो बैलेंस करके चल रहा है। सो सेम चीज़ 5 स्टार भी कर रहा है, 54% का इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो है। एंड बेसिकली ये इन्होंने क्यों किया है, सो ये थोड़ा सा अपने आउटलुक को लेकर के थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिकली कॉशियस है। अब ये वर्ड जो है ऑप्टिमिस्टिकली कॉशियस, ये बेसिकली 5 स्टार ये कहना चाह रहा है कि हम ना तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, ना हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। प्रोविजनिंग हमने क्यों रखी है, बिकॉज लास्ट कुछ मंथ्स में आरबीआई बार बार ये कमेंट्री कर रहा है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में लेकर के कहीं पे सिस्टम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। जैसे पर्सनल लोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया कुछ टाइम से, तो आरबीआई ने उस पर पहले कुछ इनिशियली उन्होंने कुछ कमेंट्री पास करी, देन उन्होंने एक ये रेगुलेशन ले आया कि 25% से आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब ये क्यों किया आरबीआई ने, बिकॉज आरबीआई लिक्विडिटी कम करना चाहता है पर्सनल लोन के अंदर। पर्सनल अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है कुछ टाइम में, सो ऑब्वियसली वहाँ पे रिस्क दिखा आरबीआई को, तो इसीलिए आरबीआई ने ये चीज़ करी। देन उन्होंने गोल्ड लोन को लेकर के आईएफएल पे तो बैन लगाया, एंड बाकी भी बैंक्स हैं, एनबीएफसी है, जिनको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि आप इस वाले पार्ट पे थोड़ा सा काम करिए, थोड़ा सा इसको कंप्लायंस को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करिए। सो ये क्यों करा, बिकॉज उनको यहाँ पे प्रॉब्लम लगा। तो कहने का मतलब यही है 5 स्टार का कि आरबीआई थोड़ा सा काफी ज्यादा एग्रेसिव है लास्ट कुछ मंथ्स में, एंड ये एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है आने वाले टाइम में वो किसी एक दो चीज को लेकर के थोड़ा से ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन और ले सकता है, कहीं पे रेगुलेशन थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर सकता है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो रहा है 5 स्टार। एंड ऑलरेडी उन्होंने प्रोविजनिंग जो है वो 55% पे करके रखी हुई है, और वैसे ही अच्छी चीज भी है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि प्रोविजनिंग इतनी ज्यादा कर दी है कि इनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 20% या 10% पे आ गया। इतनी हाई प्रोविजनिंग के बाद भी 5 स्टार का पैट ग्रोथ 40% के आसपास है। तो ये क्या शो कर रहा है आपको एज ए इन्वेस्टर, कि ये बिजनेस अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, सेफ्टी भी कर रहा है, लेकिन ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। ग्रोथ एक बहुत हेल्दी रेट पे है, 40% पे पैट ग्रोथ है, लेकिन उसके बावजूद प्रोविजनिंग 55% है। तो अगेन वही चीज आ जाती है कि रिस्क और ग्रोथ को अच्छे से बैलेंस करके चल रहा है 5 स्टार। देन रीस्ट्रक्चर जो बुक है, जो कोविड के बाद जो आरबीआई की गाइडलाइन थी
कि कुछ जो कस्टमर्स हैं जो आपके पेन में हैं, जो अभी लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे, उनको आप एनपीए डिक्लेयर मत करो, उनकी बुक को रीस्ट्रक्चर कर दो। मतलब अगर 5 साल का लोन है तो उनको 8 साल कर दो, या फिर अगर आप 20% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो तो उनको 15% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लो। इसको रीस्ट्रक्चरिंग बोली जाती है। सो वो इनका अब सिर्फ 0.59% है पूरे टोटल बुक का, एंड उसमें कुछ मेजर एनपीए का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। देन लास्ट क्वार्टर अगेन वही, सो उज्जीवन ने भी क्या कहा था अपने कॉन कॉल में कि ये जो लास्ट क्वार्टर होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, Q4 जो भी चल रहा है जनवरी से मार्च तक, ये उज्जीवन का हमेशा से सबसे बेस्ट क्वार्टर रहता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सेम चीज 5 स्टार भी कह रहा है कि 5 स्टार के लिए भी जो फोर्थ क्वार्टर है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, वो सबसे बेस्ट रहता है। एंड उसके लिए ये अगेन काफी कॉन्फिडेंट है कि ये जो क्वार्टर चल रहा है इसमें इनकी अगेन फिर से बहुत अच्छे ग्रोथ नंबर्स आएंगे। कॉस्ट ऑफ फंड इनका इंक्रीमेंटली बढ़ा है, 9.57 हुआ है ये 9.50% से, तो थोड़ा सा इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो इंक्रीज हुआ है। और 5 स्टार बेसिकली बैंक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। जब भी ये मार्केट से बोरो करते हैं तो उसमें से 66% जो पैसा ये बोरो करते हैं वो बैंक से करते हैं। अब क्योंकि आरबीआई ने रेगुलेशन ले आया है कि बैंक अगर एनबीएफसी को लोन दे रहा है तो उनको 25% एक्स्ट्रा रिस्क वेट कैपिटल रखना है, तो ऑब्वियसली वहां पे 5 स्टार के कॉस्ट ऑफ फंड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए 5 स्टार क्या कर रहा है बेसिकली कि अपनी जो सोर्सिंग है, मतलब जहां जहां से वो मार्केट से पैसा उठाते हैं उसको वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सो वो कैपिटल मार्केट को टैप कर रहे हैं, डिबेंचर्स वगैरह देख रहे हैं, कुछ जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि वहां से थोड़ा सा मार्केट से पैसा उठाया जाए एंड बैंक से डिपेंडेंसी थोड़ी कम करी जाए। अब इसमें होगा क्या कि इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, बेसिकली 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? बिकॉज बैंक के पास ऑब्वियसली ये एडवांटेज होता है कि वो मार्केट से थोड़ा कम रेट पे आपको लोन दे सकता है। लेकिन अभी तो ऑब्वियसली आरबीआई ने उनकी खुद की कॉस्ट बढ़ा दी है, तो बैंक खुद ही आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेगा। अब 5 स्टार अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के पास जाकर के, लेकिन फिर भी उनका 25 बेसिस पॉइंट से जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो इंक्रीज होगा। एंड इसको 5 स्टार कैसे मैनेज करेगा? सो कंपनी का कहना है कि हम अपने लैंडिंग रेट में अगर सिर्फ 10 से 15 बेसिस पॉइंट भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे अपने कस्टमर्स का, तो भी ये जो थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा 25 बेसिस पॉइंट का हमारा कॉस्ट, वो मैनेज हो जाएगा। हमारे पीएनएल पे इसका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये भी पॉजिटिव चीज है, बिकॉज आपका लैंडिंग बेस जो है, सॉरी आपका जो बोरिंग बेस जो है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आपकी डिपेंडेंसी बैंक पे बहुत ज्यादा है, तो कल को चल के अगर आरबीआई ने 1-2 रेगुलेशन और लगा दिया तो बैंक तो लोन देना ही बंद कर सकता है या फिर बहुत ही कम कर सकता है। वैसे में 5 स्टार को सडनली लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है और उनके ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने जो बोरोइंग बेस है उसको आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लो, सो दैट कल को अगर कुछ ऐसा और स्ट्रिक्ट एक्शन लेता भी आरबीआई तो भी आपके बोरोइंग पे कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो वहां पे। सो ये चीज 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस कर रहा है। देन इनका थोड़ा सा कंजर्वेटिव वे है, वही अगेन जो इन्होंने कहा। एंड ऐसा नहीं है कि सारे बैंक ने आके इनको बोल दिया कि हम आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। जस्ट ऑन अ कॉशियस नोट थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर के 5 स्टार पहले ही प्रिपेयर हो रहा है कि वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर ले। अभी इनका कहना है कि सिर्फ 1 या 2 ही ऐसे बैंक है जिन्होंने हमें कहा है कि हम थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। अदरवाइज मोर और लेस, चाहे एसबीआई हो या इंडियन ओवरसीज बैंक हो या फिर जो कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हैं जिनसे 5 स्टार बोरो करता है, उनका उनका अभी सेम रेट ही है। उन्होंने कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहते हैं। तो अगेन थोड़ा सा ये पहले से ही प्रिपेयर हो रहे हैं, ये भी अच्छी चीज है कि कल को अगर वो बढ़ाते भी हैं तो भी सडनली हमारे बोरोइंग पे, हमारे कॉस्ट पे एक सडन इम्पैक्ट ना पड़े। हम पहले से ही अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लें उसके लिए। देन वही एनसीडी वगैरह इन सब में इनका फोकस है कि वहां से ये पैसा बोरो करेंगे। इसके बाद अगेन वही टारगेट है इनका कि Q4 में ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक पर्पज वो भी है कि इन्होंने एक्स्ट्रा कैपिटल जो है वो अपने बैलेंस शीट पे रखा हुआ है, बिकॉज यूजुअली जैसे एनबीएफ मैनेजमेंट ने कहा कि फोर्थ क्वार्टर इनके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर होकर इन्होंने कैपिटल जो है वो एक्स्ट्रा रखा हुआ है। देन ज्योग्राफिकल गाइडेंस जो है वो इनका मेंटेन्ड है। तो ज्योग्राफिकल गाइडेंस क्या है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि इनका 94% बिजनेस जो है वो साउथ से आता है, रेस्ट ऑफ इंडिया से अभी सिर्फ 5-6% बिजनेस आता है। सो इसमें अभी वो वाली स्टोरी नहीं है जो हम कुछ बैंक्स या एनबीएफसी में डिस्कस करते हैं कि वो नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं तो पैन इंडिया प्लेयर बन रहे हैं, या साउथ से नॉर्थ में जा रहे हैं तो पैन इंडिया प्लेयर बन रहे हैं। सो 5 स्टार क्लियरली कह रहा है कि अभी हमारा कुछ ऐसा फोकस नहीं है नियर फ्यूचर में कि हमें पैन इंडिया प्लेयर बनना है।
हम साउथ के स्टेट्स में प्रेजेंस हैं, वहाँ पे हमारा अच्छा बिजनेस आता है और अभी हमारा मेन फोकस यही है कि उसको और ज़्यादा डीपली पेनेट्रेट करें और ज़्यादा कस्टमर्स को टैप करें सदर्न स्टेट्स के अंदर ही एंड एक अच्छा कंपटीशन एडवांटेज वहाँ पे हम बिल्डअप करें। देन ऑब्वियसली आगे चल के आप देखोगे कि हमारे जितने भी हम ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं उसमें से 80% ब्रांचेस, वैसे तो अब आज भी 80% ब्रांचेस जो हैं वो हमारे साउथ के होते हैं और 20% ब्रांचेस जो हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया के हैं। ये वाला रेशियो मेंटेन रहेगा। अभी ज़्यादातर ग्रोथ भी अगले 2-3 साल तक आप देखोगे कि हमारे साउथ के स्टेट से आती है। रेस्ट ऑफ इंडिया अभी अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है हमारे बिजनेस में। इसका रीज़न क्या है? सो बेसिकली रेस्ट ऑफ इंडिया में ये अभी 3-4 स्टेट के अंदर है। पहला राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी एंड यूपी। सो इन 3-4 स्टेट के अंदर है। इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने राजस्थान और एमपी के अंदर एंटर किया एंड ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ने एक ही साल के अंदर 2 स्टेट के अंदर एंटर किया है। इससे पहले इनकी बेसिकली फिलॉसफी क्या होती है कि कभी भी किसी एक स्टेट के अंदर एंटर किया इन्होंने, सो वहां पे इनका टारगेट होता है कि अगले 1.5-2 साल तक वहां पे एग्जैक्टली पूरा ज्योग्राफिकल वहां पे स्टडी करेंगे कि बिजनेस कैसा रहता है, कैसे साइकिल रहते हैं, कस्टमर का प्रोफाइल कैसा रहता है। देन ये सारी स्टडी करने के बाद ये काफ़ी अग्रेसिवली ग्रो करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। सो 1.5-2 साल का टाइम लेते हैं अपने बिजनेस को बहुत रैपिडली एक्सपैंड करने के लिए। तो अभी इन्होंने जो रेस्ट ऑफ इंडिया वाला जो पार्ट है वहाँ पे अभी जस्ट इन्होंने एक्सपैंड करना स्टार्ट ही किया है। तो वहाँ पे अभी इनका टारगेट ये है कि एटलीस्ट अगले 1-1.5 साल तक अच्छे से स्टडी किया जाए उन एरियाज़ को कि वहाँ पे क्या ग्रोथ रेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके का बिजनेस हमें रखना चाहिए, अपना मॉडल हमें रखना चाहिए। देन ग्रेजुअली जैसे वो एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा एंड इनको कॉन्फिडेंस होगा अपने बोरोइंग के ऊपर, तब ये रैपिडली अपने लोन बुक को ग्रो करेंगे। सो अभी मेजरली जो ग्रोथ है अगले कुछ सालों तक वो इनके सदर्न स्टेट से आएगी एंड ये ठीक भी है बिकॉज 25-30 साल पुरानी कंपनी है एंड काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ है इस कस्टमर सेगमेंट के ऊपर और उन कस्टमर्स के प्रोफाइल को, उनके साइकिल्स को बहुत अच्छे से इन्होंने स्टडी किया है लास्ट 20-25-30 साल के अंदर। सो अभी वही है कि मेजॉरिटी ग्रोथ अभी सदर्न स्टेट से आएगी। देन आगे चल के जहाँ ये रेस्ट ऑफ इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं वो वाला पार्ट भी इनके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। देन इसके बाद में अगेन वही ग्रोथ को लेकर के इनका टारगेट, इनका कहना है कि अभी जो हमने करंटली जो गाइडेंस दी है आपको वो 35% की दी है एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का गाइडेंस हम अभी करंटली नहीं दे सकते। अगेन वही सेम चीज जो और भी बैंक्स और एनबीएफसीज ने कहा है। क्या रीजन है इसका? बिकॉज अगेन वही कि आरबीआई ने जो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखाया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो ये एक्चुअली शो कर रहा है कि आरबीआई उन पॉइंटों को टारगेट कर रहा है जहां पे थोड़ा सा लूप होल है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि अगले कुछ टाइम में आरबीआई थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन और पास ऑन कर सकता है। तो ऐसे में 5 स्टार थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर ये कह रहा है कि अभी हम एग्जैक्टली गाइडेंस नहीं दे सकते कि हम अगले फाइनेंशियल ईयर में किस ग्रोथ नंबर को टारगेट कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली 35% की ग्रोथ तो इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करेंगे ही एंड हम अपने लेवल पे तो 30 इसी ग्रोथ को आगे भी मेंटेन रख सकते हैं। बट एग्जैक्ट गाइडेंस देने के लिए हम वेट करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब ये जो क्वार्टर है, ये एक बार कंप्लीट हो जाए। तो ये इनका अगेन थोड़ा सा कंजर्वेटिव आउटलुक है एंड ये आप हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी में देखोगे कि एग्जैक्ट गाइडेंस कोई भी नहीं दे रहा है बिकॉज आरबीआई थोड़ा सा ज़्यादा ही अभी एग्रेसिव है। अलग अलग एक्शंस उन्होंने लिए हैं, नए नए गाइडलाइंस उन्होंने इशू किए हैं। सो उसकी वजह से थोड़ा सा असेस करने में भी इनको थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है। वेट कर रहे हैं, हो सकता है इस क्वार्टर में 1-2 क्लैरिटी और मिले इनको आरबीआई की तरफ से कि उनका एग्जैक्ट व्यू क्या है कि पूरे सिस्टम का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो क्या रहना चाहिए अगले 1-2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके अभी कम हुए हैं। अगेन वही चीज जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही थी 5 स्टार वो कंप्लीट हो गया है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके कम हुए हैं। इसके अलावा ब्रांच इनके अगेन वही 120 ब्रांच इन्होंने ओपन करने का टारगेट लिया था, इसमें 111 हो गया है। सो थोड़े बहुत जो ब्रांचेस पेंडिंग है वो इस क्वार्टर के अंदर ये कंप्लीट कर लेंगे। तमिलनाडु में बेसिकली जो फ्लड आया है, सो उसमें इनका कस्टमर प्रोफाइल क्या है, वो डेली अर्नर्स है। मतलब रोज अपना शॉप ओपन किया, रोज कमाया, रोज खर्चा, इस तरीके का कस्टमर प्रोफाइल है इनका तमिलनाडु के अंदर। अब ऑब्वियसली अगर ऐसे रीजन में फ्लड आ जाता है तो इस तरीके के जो कस्टमर्स होते हैं जिनका जो अर्निंग है वो डेली एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड होता है, तो उन कस्टमर्स को इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। सो वही रीज़न है कि फ्लड की वजह से वो अपना टाइमली लोन रीपे नहीं कर पाए कुछ टाइम तक और थोड़ा बहुत उनका एनपीए का प्रॉब्लम हुआ है बिकॉज कस्टमर प्रोफाइल इसी तरीके की है। सो लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर से जब आप टारगेट करते हो, मतलब जब आप डील करते हो, तो ये एक थोड़ा सा रिस्क है जो बिजनेसेस को लेना पड़ता है उन कस्टमर्स के साथ में। देन वही कि बैंक्स
के ऊपर अभी इनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, 66% के आसपास जो ये लोन उठाते हैं मार्केट से वो बैंक से ही उठाते हैं। तो अभी इनका कोई एग्जैक्ट टारगेट नहीं है कि उसको 66 से 40 करना है या 30 करना है, बट हाँ डिपेंडेंसी कम करनी है। मेन टारगेट अभी इनके लिए इनका वही है। देन एम्प्लॉय एडिशन इनका काफ़ी ज़्यादा रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। सो उसका मेजर पॉइंट वही है कि इन्होंने ब्रांचेस इतने ज़्यादा ओपन करे हैं, 111 ब्रांचेस ओपन किए हैं पिछले 3 क्वार्टर में। सो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपको लोन ऑफिसर्स भी ज़्यादा चाहिए, एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा चाहिए। देन एवरेज टिकट साइज इंक्रीज करने के ऊपर फोकस है 5 स्टार का। इनका जो एवरेज टिकट साइज है वो 3.44 लाख के आसपास है अभी। ये प्री कोविड 3.5 लाख था। तो कोविड के बाद ऑब्वियसली लोग छोटे छोटे लोन ज़्यादा ले रहे हैं, हाई टिकट साइज लोन पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। बट 5 स्टार का फोकस क्या है कि पहले इसको 3.5 लाख तक लेके जाया जाए, जो प्री कोविड वाला नंबर था इनका, एंड देन वहां से इस नंबर को और इम्प्रूव किया जाए आगे चल करके। सो एवरेज टिकट साइज ये इंप्रूव करना चाह रहे हैं। देन सुपर ब्रांचेस, बेसिकली 5 स्टार ने कुछ टाइम पहले ये गाइड किया था कि ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस जो ये ओपन कर रहे हैं उसमें एक ये टारगेट ये भी कर सकते हैं कि 2 ब्रांचेस को मर्ज करके एक सुपर ब्रांच बना दिया जाए। बट वहाँ पे 5 स्टार अभी ये कह रहा है कि इसको अभी भी उन्होंने फिगर आउट नहीं किया है कि क्या ये इनके बिजनेस मॉडल के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। रीजन बीइंग, जब सुपर ब्रांच बन जाएगा, मतलब 2 ब्रांच को आपने मर्ज कर दिया, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, बिकॉज स्पेस ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, ये सारी चार्जेस हैं। प्लस आपको उस ब्रांच के अंदर हायरिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। देन इससे एक प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि आप, अगर आपने कोई बहुत बड़ा ब्रांच ओपन कर लिया है, सुपर ब्रांच ओपन कर लिया है, तो आप उसके 2-3 किलोमीटर के एरिया में एक और ब्रांच ओपन नहीं कर सकते। तो इससे डिसएडवांटेज क्या हुआ कि कस्टमर के बहुत नियर बाय नहीं रहोगे आप, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे अपना ब्रांच ओपन करना पड़ेगा, एंड रूरल एरियाज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो इसीलिए 5 स्टार अभी इस चीज़ को असेस कर रहा है कि क्या उन्हें ये स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। एंड उनका कहना है कि अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर वो इस पर फिगर आउट कर लेंगे कि क्या ये सुपर ब्रांच वाला जो आइडिया है वो उनके लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा। अब अदरवाइज अभी इनका टारगेट ये है कि जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, वो आप ओपन करते रहो। सो दैट उससे एडवांटेज क्या होता है कि हर 2 किलोमीटर के ऊपर आप एक नया ब्रांच ओपन कर सकते हो, एंड वहाँ पे कस्टमर को भी एडवांटेज है कि अपने नियर बाय एरिया में वो बहुत ईजिली विजिट कर सकता है। बिकॉज अगेन ये सुपर प्राइम कस्टमर नहीं है कि अपने घर से बैठ के वो डिजिटली सारी कुछ ये चीज़ें कर लें। सो वहाँ पे कस्टमर को ब्रांच में विजिट करना पड़ता है, एंड इसीलिए बिजनेस के लिए भी ज़्यादा एफिशिएंट यही है कि आप थोड़ा नियर बाय एरियाज में, कस्टमर के नियर बाय एरियाज में आप अपने ब्रांचेस को ओपन करो। देन अगेन वही ग्रोथ गाइडेंस तो इनका वही मेंटेन है। एसेट क्वालिटी में 5 स्टार का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। सो बेसिकली कंपनी का कहना है कि हमारी जो 20-25 साल की हिस्ट्री है उसमें अभी तक जितने भी हमारे बैड लोन भी हो गए हैं, जितने एनपीए भी हो गए हैं, उसमें भी सिर्फ 2% ऐसे लोन हैं जो एनपीए होने के बाद भी हम रिकवर नहीं कर पाए हैं। बिकॉज 100% लोन हमारा सिक्योर्ड होता है, हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ऑफर करते हैं। सो उसमें सिर्फ 2% ऐसे लोन है जो एनपीए हो गया, बट उसके बाद भी हम रिकवर नहीं कर पाए। तो ये बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का, एंड इसीलिए ये कंपनी जो है अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। बिकॉज क्योंकि सिक्योर्ड लोन होता है, जो कस्टमर की अपनी प्रॉपर्टी होती है, 95% जो उनका घर होता है, सो 95% लोन ये उसी के अगेंस्ट में डिसबर्स करते हैं। बाकी 5% जो कस्टमर का शॉप है, जिसके लिए वो लोन ले रहा है, उसको ये एज अ कोलैटरल रखते हैं अपने पास, एंड देन लोन डिसबर्स करते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कस्टमर के ऊपर कि किसी भी केस में उसको अपनी लोन की रिपेमेंट करनी है, अदरवाइज जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ऑब्वियसली जा सकती है। सो वो रिस्क होता है, तो इसलिए कस्टमर भी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। ये रिस्क उन कस्टमर्स के साथ नहीं है जो माइक्रो फाइनेंसिंग में लोन लेते हैं, बिकॉज वो अनसिक्योर्ड लोन है। सो वहाँ पे इन केस अगर वो डिफॉल्ट करते भी हैं तो भी उन्हें पता है कि हमारी कोई प्रॉपर्टी वगैरह तो जाएगी नहीं, जब होगा तब हम दे देंगे, इस तरीके का एटीट्यूड होता है। सो इस तरीके का जो मॉडल है 5 स्टार का, हमने इनके रिजल्ट में भी डिस्कस किया था, ये थोड़ा सा यूनिक मॉडल है, एंड कंपनी को ये एक थोड़ा सा एडवांटेज प्रोवाइड करता है कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज। देन वही चीज़ उन्होंने कही है कि 100% लोन हमारा सिक्योर्ड है। तो इससे आरबीआई वाला जो रेगुलेशन आया था कि अनसिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट आपको अपना कैपिटल, रिस्क कैपिटल बढ़ाना है, सो वो भी प्रैक्टिकली आप देखोगे तो 5 स्टार पे अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज इनका तो वैसे ही 100% लोन सिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड लोन तो ये देती ही नहीं है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका टारगेट है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये जो 2 स्टेट्स हैं, इनके अंदर ये थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, बिकॉज ज्योग्राफिकली ये थोड़े से बड़े हैं एंड वहाँ पे इनके नंबर ऑफ ब्रांचेस थोड़े से कम है, तो उन 2 स्टेट के अंदर इनका फोकस रहेगा। सो ओवरऑल कॉन कॉल के बाद हमें क्या समझ आता है कि बिजनेस की करंट ग्रोथ बहुत अच्छी है, आउटलुक बहुत अच्छा है,
जब ये फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ था तब ये 30% टारगेट कर रहे थे, देन इन्होंने 35% का ग्रोथ गाइडेंस दिया एंड उसको भी हर एक क्वार्टर में इन्होंने सरपास किया है, ओवर अचीव किया है। सो उसको लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन हाँ थोड़ा सा कम हुआ है 18% से 16%, बट अगेन उसका रीजन क्या है कि अगले क्वार्टर के लिए बिकॉज इन्हें पता है कि वहां पे ग्रोथ अच्छी आने वाली है तो उन्होंने ऑलरेडी कैपिटल रखा हुआ है। सेकंड रीजन, प्रोविजनिंग काफी ज्यादा करी हुई है। सो प्रोविजनिंग करने के बाद भी प्रॉफिट ग्रोथ इनका 40% के आसपास है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस जो है वो रिस्क और ग्रोथ को काफी अच्छे से बैलेंस कर रहा है। देन आउटलुक क्या है? आउटलुक इनका ये है कि हम 35% पे तो ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ग्राउंड पे हमें डिमांड दिख रही है, डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, आरबीआई की जो स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं, कुछ रेगुलेशन को लेकर जो उन्होंने पास किए कुछ टाइम में, तो उसको लेकर के सारे बैंक्स एनबीएफसी थोड़ा सा कंजर्वेटिव है एंड इनका एक ही व्यू है कि एक बार ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाए देन ये एग्जैक्ट गाइडेंस दे सकते हैं कि अगले 1-2 साल के लिए क्या ग्रोथ नंबर ये टारगेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल एंड एसेट क्वालिटी, ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी अगर ग्रॉस एनपीए इनका आप देखोगे तो 1.40% है। और क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस क्या है? 25 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास, मतलब 0.25% से लेकर के 0.50% का क्रेडिट कॉस्ट नंबर ये टारगेट कर रहे हैं। टॉप बैंक्स अगर आप देखोगे तो उनका भी क्रेडिट कॉस्ट 1 से 1.5% के बीच में रहता है, मतलब कि 5 स्टार का क्रेडिट कॉस्ट एक टॉप क्लास बैंक से भी अच्छा है इस मामले में, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। एंड ग्रोथ तो ऑब्वियसली 40% है। आरओई कितना है? वो 18% है और 20% जाने का टारगेट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही हेल्दी बिजनेस है, ग्रोथ अच्छी है एंड आउटलुक भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सिर्फ आई थिंक 9-10 हजार करोड़ का लोन बुक है इनका, तो एक बहुत लंबा ग्रोथ रनवे इस कंपनी के पास अवेलेबल है। प्राइस टू बुक भी काफी अच्छा हो गया है अभी करेक्शन के बाद में, स्टॉक भी काफी सस्ता हो गया है। सो अगेन नो बाय सेल रिकमेंडेशन, बट ऑब्वियसली आपको इस बिजनेस को स्टडी करना चाहिए बिकॉज बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ ये कंपनी लगातार कुछ टाइम से रिपोर्ट कर रही है एंड स्टिल मार्केट ने अभी तक इसको उस तरीके से रेट नहीं किया है। स्टॉक तो उल्टा करेक्ट हुआ है एंड आरओई भी इंप्रूव हुआ है, तो वहां पे इन्वेस्टर का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है इस बिजनेस को लेकर के बिकॉज एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। सो ये ओवरऑल कॉन कॉल डिस्कशन था 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का। ऑब्वियसली आगे ट्रैक करते रहेंगे इस बिजनेस को। डू लेट मी नो ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।